हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे इन वीडियो को देखने के लिए हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे सारे के सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहे तो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको आसानी से आपके मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जहां से आपको सारी की सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है बुक्स और ई बुक्स का कॉन्सेप्ट। यानी अब आपको मिलने वाली है बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट की किताबें जो खुद मैग्नेट ब्रेन्स ने तैयार की हैं और विशेषज्ञों के संरक्षण में तैयार की गई हैं। ये किताबें आपके कोर्स से संबंधित हैं और आपकी तैयारी में और आपकी परीक्षा की तैयारी में हमेशा आपका काम आने वाली है। तो लिंक जो है इन किताबों का, इन बुक्स का, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप फॉर्म सबमिट करेंगे, हमारी टीम आप तक कांटेक्ट कर लेगी और जल्द ही ये किताबें आपके दरवाजे पर होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत हम लोग कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास का चैप्टर नंबर 9। ये अध्याय नंबर जो 9 है, यानी पाठ नंबर जो 9 है, इसके बारे में सारे के सारे लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी आती है उन सभी लेक्चरों को एक साथ पढ़ने की। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि पाठ क्रमांक 9 का नाम है भारत का स्वाधीनता आंदोलन। भारत के स्वाधीनता आंदोलन के अंतर्गत आज हम लोग पूरे ही चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। तो आखिर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर में हम लोग स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो जो घटनाएं घटी, जिन जिन महत्वपूर्ण लोगों का योगदान इस पूरे आंदोलन में रहा, हम उन सभी महत्वपूर्ण लोगों की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कहें तो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन, महात्मा गांधी के सत्याग्रह और अहिंसात्मक जो प्रोग्राम उन्होंने चलाए थे, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सभी की चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वहीं जलियांवाला बाग हो, रॉलेट एक्ट हो, या अन्य कई सारे जो सशस्त्र विद्रोह हुए थे, जैसे काकोरी कांड हुआ, चोरी चौरा का कांड हुआ, ये सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा और अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग महात्मा गांधी से। देखिए, शुरुआत अगर कही जाए तो महात्मा गांधी जो थे वो 19वीं शताब्दी के अंत में तो वो अफ्रीका में थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कई सालों तक रहे, लेकिन 1915 में यानी 20वीं शताब्दी में शुरुआत में ही गांधी जी भारत की ओर लौटे। तो गांधी जी जब भारत लौटे और भारत से पहले अफ्रीका में रहे, तो उन्होंने वहाँ क्या किया और वहाँ के उन अनुभवों को उन्होंने भारत में कैसे यहाँ पर आगे बढ़ाया और आगे सत्याग्रह को आगे चलाया। तो आइए इस कहानी को पूरा एक एक करके इन पहलुओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो गांधी जी एवं उनका सत्याग्रह, ये हमारा टॉपिक है शुरुआत का। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। तो शुरुआती दौर में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, यानी जब मैं बोल रहा हूँ कि महात्मा गांधी जी हमारे भारत देश में 1915 में आए थे, जब 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे, इसका मतलब 1915 तक तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। इसका मतलब 20वीं सदी के प्रारंभिक दौर में गांधी जी कहाँ पर थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। और वहीं दक्षिण अफ्रीका में जब वह एक रेलगाड़ी में उस डिब्बे में बैठे थे जिसमें सिर्फ अंग्रेज बैठ सकते थे, वो यात्रा कर रहे थे। एडवोकेट थे, बैरिस्टर थे, वो काफ़ी जानकार, काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उनके पास पैसे थे, तो उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट खरीद लिया था। लेकिन अफ्रीका में रंग भेद की नीति चलती थी, जिसके चलते इन प्रथम क्लास के डिब्बों में केवल और केवल अंग्रेज ही सफ़र कर सकते थे। लेकिन चूंकि गांधी जी के पास टिकट थी, इसलिए वो बैठ गए थे और गांधी जी के पास इस डिब्बे में बैठने का टिकट था, फिर भी उन्हें गाड़ी से उतार दिया गया क्योंकि वह श्वेत नहीं थे, वे अंग्रेज नहीं थे। तो जब वे अंग्रेज नहीं थे तो उनको टिकट प्रोवाइड ही क्यों किया गया था? पहला क्वेश्चन तो ये उठता है। और अगर प्रोवाइड कर दिया गया था, अगर टिकट ही बैठने का एक लाइसेंस हो सकता है, तो फिर वहाँ से उनको उतारा क्यों गया था? उनके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया गया था। और सेंट पीटर्सबर्ग करके कोई जगह है वहाँ पर, तो वहाँ पर उनको रात्रि में वहीं पर जो है उतार दिया गया। यूँ कहो कि ट्रेन से उनको फेंक दिया गया था उस स्टेशन पर।
महात्मा गांधी को उस घटना से बड़ा दुख हुआ। उनको लगा कि ये जो अंग्रेज कर रहे हैं, जिस तरह का ये रंग भेद की नीति कर रहे हैं, जिस तरह की ये क्रूरता दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो उनके जीवन में एकदम से मोड़ आ गया वहीं से, और उन्होंने सत्याग्रह जैसी कुछ चीज़ों की कल्पना की और उन्होंने अपना ही एक तरीका निकाला। और बाद में अफ्रीका के बाद भारत में भी आए, तो उन्होंने इसी सत्याग्रह के चलते भारत को आज़ादी तक दिलाई। वहाँ भारतीयों के साथ रंग भेदी सरकार के दुर्व्यवहार को देखकर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। तो महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत अगर कहीं की थी तो वो दक्षिण अफ्रीका में की थी। और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अपने अधिकार बिल्कुल ले लिए थे, अंग्रेजों को झुकना पड़ा था। अंत में अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा था और 1915 में महात्मा गांधी भारत लौट आए थे। महात्मा गांधी वहाँ का काम खत्म करके भारत लौटे थे, क्योंकि भारत में भी बहुत ज़रूरत थी महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी के बारे में पहले से ही भारत में चर्चाएं हो रही थी, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति आने वाले हैं जो बहुत ही उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसकी वजह से वो अच्छी बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। तो उस समय इतना ज़्यादा मीडिया या संचार के माध्यम तो नहीं थे, लेकिन फिर भी गांधी जी के बारे में बहुत सारे लोगों को एक कही सुनी कहानियाँ सुनने को मिल रही थी कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने ये कर दिया, वो हो गया। तो गांधी जी का बहुत भव्य स्वागत भी किया गया था। 1915 में गांधी जी भारत आए थे। तो गांधी जी का नेतृत्व जो है वो शुरू होता है। असल में गांधी जी ने अपना नेतृत्व की शुरुआत 1919 से की थी। तो 1919 से लेकर के 1935 तक का जो पूरा नेतृत्व रहा, हालांकि इसके बाद भी गांधी जी ने पूरा काम किया, लेकिन 1919 से 1935 का जो पूरा नेतृत्व किया था वो महात्मा गांधी का था। और 1935 के बाद तो वैसे ही क्लियर होता चला गया था कि प्रांतों में सरकार आ गई थी, चुनाव वुनाव हो रहे थे, तब तो फिर मोर्चा जो है वो पटेल साहब और नेहरू साहब ने संभाल ही लिया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेजों की बहुत सहायता की थी। प्रथम विश्व युद्ध में जब जरूरत पड़ी, क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी आ चुके थे, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था और भारतीयों को लड़ना था अंग्रेजों के लिए। शुरुआत में कांग्रेस इस बात को राजी नहीं थी, लेकिन महात्मा गांधी के बोलने पर ऐसा हुआ, क्योंकि इनका मानना था कि अगर हम इनकी सहायता करेंगे तो उस सहायता के एवज में यानी बदले में हम कुछ मांग बनवा सकते हैं। और अंग्रेजों ने हमें अपनी मांग को पूरा करने का भी आश्वासन दे दिया था कि अगर आप हमारे लिए लड़ते हैं, आप सैनिकों को भेजते हैं और भारत उनका पूर्ण सहयोग करता है प्रथम विश्व युद्ध में, तो ज़रूर हम लोग आपका जो मांगे हैं वो ज़रूर पूरी करेंगे। तो हमें लगा ठीक है भाई, अंग्रेज कह दिया तो कर ही देंगे। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस और क्रांतिकारियों की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए मार्च 1919 में रोलेट चलाया। अब हुआ है कि हम तो सोच रहे थे कि 1918 में जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, हम सोच रहे थे कि ये हमें कुछ हमारे अधिकार दे देंगे, पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, स्वराज हमें दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंग्रेजों ने हमारी एक भी बात नहीं मानी। तो हमारे कुछ क्रांतिकारी लोग जो थे और कांग्रेस थे, इन्होंने इनके जो विरोध है विरोध करना शुरू कर दिया। क्रांतिकारियों ने तो सशस्त्र विरोध करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों को लगा कि इनका दमन करना बहुत जरूरी है। इन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों और कांग्रेस की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए, दमन करने के लिए सन 1919 में एक एक्ट पारित किया गया जिसे कहा गया रोलेट एक्ट। तो 1919 में एक रोलेट एक्ट पास किया गया था। इस रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के सीधा मुकदमा फाइल किया जाएगा। मतलब ना तो आप मुकदमे आपके खिलाफ अगर आपको गिरफ्तार किया तो ना तो आप वकील कर सकते, ना दलील दे सकते हैं, और न ही उस मामले के खिलाफ कहीं अपील कर सकते हैं। तो बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून था, जिसे काला कानून कहा गया। इसकी आड़ में अंग्रेज अब किसी भी व्यक्ति को बिना कुछ बताए, बिना कुछ सूचना दिए सीधा गिरफ्तार कर सकते थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इसी कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे, और जलियांवाला बाग में फिर वो बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, जिसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 1919 में रोलेट एक्ट पास किया गया था, जिसके अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के कैद कर सकती थी। गांधी जी ने फरवरी 1919 में इसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। तो भारत में जो गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का शुरुआत की थी वो 1919 में ही अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर प्रारंभ किया था। अहिंसा और सत्याग्रह की बात करें, गांधी जी ने दो चीज़ों के बड़े हिमायती थे। वो बोलते थे कि हिंसा कोई साधन नहीं हो सकता और अहिंसा से बड़ा माध्यम नहीं हो सकता। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, यानी सत्य के लिए अगर हमें विनती करना पड़े तो अगर सत्य है, अगर आप सच्चे हो
तो आपको सफलता मिल ही जाएगी। तो वो सत्य के लिए आग्रह की बात करते थे। स्वराज के लिए अंग्रेजों की हत्या करने का रास्ता सबको उचित नहीं लगता था। ये गांधी जी भी बोलते थे कि भाई सारा स्वराज पाना है तो उसके लिए अंग्रेजों की हत्या क्यों करना। उनसे आग्रह करें, सत्याग्रह करें तो हमें डेफिनेटली हमें स्वराज मिलेगा। हिंसा और हत्या का विरोध करते थे महात्मा गांधी, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे वो। आपको पता हो तो गांधी जी ने इसी हिंसा के चलते, जब गांधी जी ने बाद में असहयोग आंदोलन नाम का एक आंदोलन शुरू किया था, बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज आज़ाद कर देंगे, लेकिन अचानक से गांधी जी ने आंदोलन बंद कर दिया, एकदम से निर्णय लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि इसी असहयोग आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों ने एक घटना घटी थी, चोरी चोरा की घटना थी। एक जो पुलिस थाना था उसमें आग लगा दी थी। तो गांधी जी को बड़ा दुख हुआ कि जब हम लोग अहिंसा से चल रहे हैं तो आप हिंसा क्यों कर रहे हो। तो गांधी जी ने उसको चलते हुए उस आंदोलन को रद्द कर दिया था। उनका मानना था कि अगर हमारी बात सत्य है तो बिना जोर जबरदस्ती व हिंसा के उसे प्राप्त करना चाहिए, हमें सत्य का आग्रह करना चाहिए। अतः हमें सत्य के लिए सिर्फ आग्रह करना चाहिए, यानी सत्याग्रह करना चाहिए। सत्य को हिंसा से प्राप्त करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। सत्य को कभी हिंसा से प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। अगर आप सत्य को हिंसा से प्राप्त करोगे भी तो वो आपके लिए पास थोड़े समय के लिए होगा, लेकिन अगर आप अहिंसा से बातचीत के माध्यम से कोई चीज़ लेते हो तो वो आपके लिए लंबे समय के लिए होती है। इसीलिए सत्य के लिए आग्रह करना बहुत ज़रूरी है। गांधी जी ने सत्याग्रह करने के लिए कुछ कार्यक्रम बनाए थे, उन कार्यक्रमों की चर्चा कर लेते हैं। गांधी जी देश में सत्याग्रह चलना चाह रहे थे, उसके लिए उन्होंने कुछ कार्यक्रम बनाए थे, जैसे अन्याय करने वालों का सहयोग न करना, यानी असहयोग करना। और इसी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। असहयोग का मतलब होता है जो भी वकील, डॉक्टर, टीचर या कोई भी अधिकारी जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहा है, सैनिक सेना में काम कर रहे हैं, आप अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हो, आप ऑफिस तो जाएं, दफ्तर तो जाएं, लेकिन काम ना करें, सहयोग ना दें। बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा तक दे दिया था। तो जब अंग्रेज को हम लोग सहयोग नहीं देंगे तो अंग्रेज शासन कैसे चला पाएंगे, और अंग्रेज भयभीत होकर के, डर करके भारत छोड़ चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनसे संभलेगा नहीं। तो ऐसा गांधी जी का मानना था। अनुचित लग रही बातों को मानने से इनकार कर देना, यानी अवज्ञा करना। उनके दो बड़े अच्छे आंदोलन थे, एक था असहयोग, सहयोग नहीं करना। दूसरा, सरकार का कोई कानून गलत लग रहा है तो मत मानो। तो इसी वजह से इन दो ही चीज़ों पर उनके दो आंदोलन चले थे। एक था सहयोग न करना, मतलब असहयोग आंदोलन। एक अवज्ञा करना, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये दोनों आंदोलन हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेज शासन से असहयोग और अवज्ञा का तरीका जोड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन जो बहुत पहले से ही भारत में पनप रहा था, एक भावना पनप रही थी देश को आज़ाद कराने की, उसी भावना में गांधी जी ने अपने इन सत्याग्रह के आंदोलनों को जोड़ा और धीरे धीरे लोग इन आंदोलन से जुड़ते चले गए, क्योंकि गांधी जी के ऊपर बिल्कुल कांग्रेस के साथ साथ बहुत सारे उनके अनुयायी थे जो गांधी जी पर विश्वास करते थे। उनका विश्वास था कि गांधी जी के पास कोई तो तरीका है जिससे वो ये कर सकते हैं। इसी वजह से ज़्यादातर लोग गांधी जी को फॉलो करते थे। जब गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए तो उस आंदोलन में एक नया ही मोड़ आ गया। अब तक आंदोलन हिंसात्मक तरीके से और विरोध प्रदर्शन पर चल रहा था, लेकिन अब शांतिपूर्ण तरीके से और अहिंसा के साथ और न्यायपूर्ण तरीके से काम हो रहा था, क्योंकि गांधी जी का तरीका अंग्रेजों को डायरेक्ट मार करके परेशान नहीं करना था, बल्कि उनको दूसरे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से उनको मजबूर कर देना था कि अब आपको छोड़ना है देश। वह अंग्रेज सरकार से मांग करते थे कि लगान कम करे। वो लगातार मांग करते थे, वो मीटिंगें करते, चर्चाएं करते, सभाएं करते और मांग उठाते कि लगान को कम करो, नमक पर कर हटाओ, जंगल के उपयोग पर पाबंदी हटाओ, शराब की बिक्री बंद करें। शराब की बिक्री से सरकार को सबसे ज़्यादा आय मिलती थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बेचते थे और पूरे भारत के वासियों को ये जो है शराब की लत जो है वो लगाना चाह रहे थे अंग्रेज की। जितने ज़्यादा लोग पिएंगे उतने पैसे हमको ज़्यादा आएंगे। तो इसी वजह से गांधी जी चाहते थे कि शराब जैसी चीज़ जिस पर अंग्रेजों को बहुत टैक्स मिलता है, बहुत आय मिलती है, तो इसको बंद होना चाहिए। और आज भी दोस्तों ये जो शराब बिक्री जो होती है, आज भी केंद्र और राज्य सरकार के लिए काफ़ी बड़ा आय का साधन है वो। गांधी जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग अपनी इन ठोस समस्याओं से लड़ने के लिए आंदोलन की राह पर निकलने लगे। गांधी जी के नेतृत्व में हो रहा है, हजारों की भीड़ इकट्ठी हुई थी उनके साथ, समस्या से लड़ने के लिए आंदोलन में उनके साथ चलने लगे। गांधी जी ने ही देश भर में छुआछूत मिटाने का अभियान भी शुरू किया था। गांधी जी
अनुसूचित जाति और जनजाति को हरिजन के नाम से पुकारते थे और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि हरिजन आदिवासी लोगों के साथ कोई भेदभाव हो या किसी प्रकार का छुआछूत का कोई भाव हो। वो समाज में फैली कुरीतियों, उनका कहना था कि जब हम लोग हमारे ही समाज से लड़ नहीं पा रहे हैं तो क्या हम अंग्रेज शासक से लड़ेंगे, पहले हमें एक होना पड़ेगा, उसके बाद ही किसी सत्ता को हराया जा सकता है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है हमारा अपनों का अपनों से लड़ना। एक धर्म के लोग उसी धर्म के लोगों से घृणा करते हैं, लड़ रहे हैं। तो गांधी जी ने बहुत सारी चीज़ों को नोटिस किया था और उन्हें समझ में आ गया था कि ये छुआछूत देसी चीज़ खत्म हो जाएगी तो हम लोग एक हो जाएंगे, तो अंग्रेज को हमारे अंदर फूट डालने का कोई जरिया ही नहीं मिलेगा। अंग्रेज यही तो करते थे, जाति के आधार पर फूट डालना, धर्म के आधार पर फूट डालना, इसी वजह से वो शासन करने में सक्षम हुए थे। तो वो अंग्रेज़ों के इस मंसूबे को नाकाम करना चाह रहे थे। गांधी जी इस वजह से उस तरीके के, इस प्रकार के तरीके ईजाद करते थे और अपने सत्याग्रह को आगे बढ़ाते थे। अगर महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में भी गांधी जी के साथ जो हुआ था, जो वाकया मैंने भी आपको ट्रेन के डिब्बे वाला वाकया बताया था, उसके बारे में दोबारा चर्चा कर लेते हैं। एक बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रेल यात्रा कर रहे थे और उस डिब्बे में बैठ गए जो गोरे लोगों के लिए आरक्षित था। उन्हें एक गोरे ने डिब्बे से, क्षमा करें, गोरे ने डिब्बे से बाहर धकेल दिया और कहा कि एक काला भारतीय उनके डिब्बे में भला कैसे आ सकता है, एक काला भारतीय उनके डिब्बे में कैसे आ सकता है, सफ़र कैसे कर सकता है। यह कहते हुए महात्मा गांधी को उस डिब्बे से बाहर निकाल दिया। उन्होंने महसूस किया कि गोरे लोगों में उनके आत्मसम्मान और गरिमा के प्रति बिल्कुल आदर नहीं था। गोरे लोग हमारे आत्मसम्मान का बिल्कुल भी आदर नहीं करते थे, हमारी गरिमा को बिल्कुल भी आदर सम्मान नहीं देते थे। मतलब गोरे लोगों के हिसाब से हमारी संस्कृति बिल्कुल किसी काम की नहीं है। हमारा जो धार्मिक रीति रिवाज, हम जिस तरह से रहते हैं, उनके लिए वो सब कुछ किसी काम का नहीं है। तो अगर कोई आपकी संस्कृति या आपके रहन सहन या आपके तरीकों को कोई बुरा भला बोलेगा तो हमको बिल्कुल गुस्सा तो आना ही था। गांधी जी को यहीं से बहुत बुरा लगा। यहीं से उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था कि अब जो है इनके खिलाफ कुछ एक्शन तो रहना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी फिर भी गुस्से में आकर के लड़ाई लड़ने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे, वो हिंसा के पुजारी थे। इस कटु अनुभव ने गांधी जी को न्याय से लड़ने की प्रेरणा दी, क्योंकि चूंकि वो बैरिस्टर थे इसलिए लड़ाई की बात नहीं समझते थे। वो बैरिस्टर थे तो उनको पता था कि अधिकार भी कोई चीज़ होती है और हम लोग अधिकारों से लड़ेंगे। उन्होंने महसूस किया कि भारत में भी लोग आपस में ही जाति, मजहब, ऊंच नीच, सवर्ण, दलित, भाषा और संप्रदाय के नाम पर विभिन्न समूहों में बटे हुए हैं। शायद हमारा बटा होना ही अंग्रेजों को शासन करने की ताकत देता है। गांधी जी ने इस बात को महसूस कर लिया था, इसलिए गांधी जी जब देश में आए तो वो एकता रखना चाहते थे। इसलिए गोरे अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग हमसे ही नहीं निपट पा रहे। हर जाति में जातिगत भेदभाव है, हर धर्म में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां रह गई है। धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, पैसों को लेकर के अमीर और गरीब की खाई बना दी है। इंसान होकर इंसानों से घृणा करने वाला जो है एक माहौल जो क्रिएट हो रहा था वो भारत में बहुत पहले से ही था। आज भी दोस्तों ये जो कमी है हमारे समाज की, आज भी हमें छोड़ती नहीं, और आज भी भारत में छुआछूत जैसी सही नहीं होने वाली जो चीज़ें हैं वो आज भी देश में प्रैक्टिस होती हैं। सरकार कितने ही कानून बनाने, लेकिन कुछ लोग हैं जो सुधरने का नाम नहीं लेते। आइए बात करते हैं दोस्तों एक विशेष टॉपिक के बारे में जिसका नाम है जलियांवाला कांड। ये जलियांवाला बाग के नाम से फेमस है और इसे जलियांवाला हत्याकांड भी कहा जाता है। क्या कारण है, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इसकी पूरी चर्चा हम लोग करेंगे यहाँ पर। देखिए, जलियांवाला बाग की बात करें तो हुआ ये था कि 1919 में अंग्रेज सरकार क्रांतिकारियों की गतिविधियों को खत्म करने के लिए, दमन करने के लिए उन्होंने एक काला कानून पारित किया था जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता था। इसमें सीधे गिरफ्तारी होती थी, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता था, कोई वकील करने का अधिकार नहीं। मतलब एक बार अगर आप गिरफ्तार हो गए तो आपको कोई छुड़वा नहीं सकता था। ऐसे में कुछ नेता थे, पंजाब के 2 नेता, एक थे डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में, क्योंकि गिरफ्तारी बिल्कुल सही नहीं थी, गलत तरीके से की गई थी, वो दोनों इनोसेंट थे, अपना काम कर रहे थे। क्या अपने हक की लड़ाई लड़ना है, हक की मांग करना गलत है? तो वो अपने हक की मांग कर रहे थे, नेता लोग थे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया था। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक विशाल आम सभा बुलाई गई थी, और ये विशाल आम सभा कहाँ बुलाई गई थी? अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में बुलाई गई थी, जो 3 ओर से बंद था और उसमें एक एरिया जो था खुला एरिया था जहाँ से सब लोग आ रहे थे। बहुत पतला सकरा था वो।
जैसे आप देख सकते हैं ये जलियांवाला बाग का एरिया है और ये आज भी इनमें निशान, आपको गोलियों के निशान आज भी वैसे के वैसे ही है। ये चारों तरफ से बंद था, केवल एक जहां अंग्रेज खड़े हुए वहां से खुला हुआ था। तो डॉक्टर 13 अप्रैल 1919 को एक भयानक हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल की बात है जब पंजाब के नेता सत्यपाल मलिक और क्षमा करें डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ था। कमांडर जनरल डायर ने सैनिकों को लेकर बाग में, उन्होंने क्या किया, सैनिकों को लेकर गया और पूरे बाग को घेर लिया। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी पूर्व सूचना के उसने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और लगातार सैनिक गोलियां बरसाते रहे तब तक जब तक कि सारी की सारी जो भीड़ वहां मौजूद थी सभी लोगों को उन्होंने मार नहीं दिया। इसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, हजारों लोग यहाँ पर घायल हुए और कुछ बच्चे, महिलाएं, सब कुछ थे यहाँ पर। दोस्तों वहाँ पर एक कुआं भी था, ऐसा बोला जाता है कि उस बीच में उस जलियांवाला बाग में एक कुआं भी था और उस कुएं में सभी लोग जो थे बेचारे अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद रहे थे। तो इतने लोग कूद गए थे कि पूरा कुआं भर गया था लाशों से, इस हद तक कि वहाँ पर कोहराम मचाया हुआ था। ये भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा हत्याकांड माना जाता है दोस्तों। कई सौ निर्दोष लोग की मृत्यु हो गई, हजारों लोग घायल हो गए। जलियांवाला बाग का विरोध करने के लिए अब कांग्रेसी और दूसरे बहुत सारे भारतीय नेता आगे आ गए, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जैसे लोगों का नाम भी शुमार है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि दी थी और ये सर की उपाधि उन्होंने वापस लौटा दी, यह कहते हुए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो आपका गलत फैसला था और आपने जो है ये बहुत गलत किया है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और ब्रिटिश सरकार का दिया हुआ तोहफा, ये जो उपाधि है इसको वापस लौटाता हूँ। दोस्तों उपाधि को वापस लौटाने से आप सोचते हो कि क्या होता होगा, तो एक तरह से ये इंसल्टिंग जैसा कुछ रहता है, बेइज्जती करने जैसा रहता है कि हम आपकी उपाधि नहीं ग्रहण कर सकते, हम ऐसे देश की उपाधि नहीं लेंगे जो हमारे देश में आकर के लोगों का कत्लेआम मचा रहा है। तो जलियांवाला बाग के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। अब इसमें हुआ ये कि जो बाग में जो लोग जमा हुए थे उसमें किसान, मजदूर, छात्र, दस्तकार, कारीगर अभी सभी सम्मिलित हुए थे और ये सब उसमें थे ही। उसके अलावा भी जलियांवाला बाग का विरोध करने के लिए भी जो लोग आए वो भी किसान भी सामने आए, मजदूर, छात्र, सब लोग सामने आकर के विरोध करने लगे क्योंकि वो निरीह लोगों को उन्होंने मार दिया था। राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो पहले से और अधिक दृढ़ हो गया। अंग्रेजों को लगा था कि दमन करने से शायद शांत हो जाएगी इनके आंदोलन की भावना। तो हमारे देश में ऐसा हुआ कि ये इतना बड़ा हत्याकांड होने के बाद भी हम डरे नहीं और वो जो राष्ट्रीय आंदोलन की भावना थी वो और बड़ी हो गई, लोगों में और जोश आ गया कि अब तो चाहिए आज़ादी, भले ये कुछ भी कर ले, अब हमें इस प्रकार की प्रताड़ना हम और नहीं सहन करेंगे। हम लोग चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं, हम उन्हें शासन करने की इजाज़त दे रहे हैं। जब तक हम चाह रहे ये शासन करेंगे, जिस दिन भारत के लोग एक होकर के लड़ाई लड़ेंगे उस दिन अंग्रेज़ों को यहाँ से हटा के रखें, क्योंकि हमने 1857 की क्रांति में एक बार अंग्रेज़ों को ये दिखा भी दिया था। अब बात करते हैं गांधी जी के एक महत्वपूर्ण आंदोलन की जिसका नाम है असहयोग आंदोलन, जो 1920 से 1922 के बीच में चला था। ये असहयोग आंदोलन गांधी जी ने इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही शुरू किया था और इसमें गांधी जी का कहना ये था कि हम सरकार के लिए काम तो करेंगे लेकिन सरकार का सहयोग नहीं देंगे। क्या क्या विशेष मुद्दे असहयोग आंदोलन के अंतर्गत रहे, आइए एक एक करके उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की अगर बात करें तो 1857 की जो क्रांति भारत में हुई थी, सभी को पता है कि 1857 की क्रांति जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुई थी। इसमें सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे और बहुत बड़े लेवल पर हुई थी। ऐसा कहते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद अगर सबसे बड़ा कोई जन सैलाब उमड़ा था या सबसे ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे तो वो असहयोग आंदोलन ही था जिसमें इतने सारे लोग जुड़े थे। इतने लोग जुड़ने के बाद लोगों को अनुभव होने लगा था कि अब शायद अब तो आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा था। लोग बढ़ चढ़कर गांधी जी के इसमें प्रयास में इस सत्याग्रह में हिस्सा ले रहे थे। यहाँ तक कि वो क्रांतिकारी लोग जो पहले शस्त्र उठा करके विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का, उन्होंने भी अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए गांधी जी के असहयोग आंदोलन का ही सहारा लिया। हालांकि बाद में क्यों हुआ ये कि गांधी जी ने इसको खत्म कर दिया, इस वजह से वो क्रांतिकारी वापस से उग्र हो गए थे। तो 1857 की क्रांति के विरोध के बाद पूरे देश में एक साथ अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में होने वाला यह पहला बड़ा आंदोलन था।
इसका उद्देश्य था अन्यायी अंग्रेज शासन का सहयोग न करना। किसका उद्देश्य? इस असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था कि जो अन्यायी सरकार है इसका सहयोग न करना। इस आंदोलन के दौरान घटित घटनाएं कुछ इस तरह है, कुछ गतिविधियों की बात यहाँ पर करेंगे। अंग्रेजों को भारत में सरकार चलानी है तो खुद चलाए, ये हमारा मानना था। इस आंदोलन के नारे थे, हम लगातार लिख रहे थे ये कि अगर अंग्रेजों को सरकार चलानी है तो खुद चलाए, हमारे भरोसे न रहे, हम क्यों उनका शासन संभाले। लोगों को जागरूक करने के लिए लाइनें बोली जा रही थी। यह कहते हुए कई लोगों ने सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया और सहयोग न करने की नीति अपनाई। गांधी जी का असहयोग आंदोलन यही तो था, सहयोग नहीं करना, जिसके लिए भले आपको इस्तीफा देना पड़े। स्टूडेंट छात्रों ने स्कूल छोड़ दिए, वकीलों ने वकालत छोड़ दी और कई शासकीय कर्मचारियों ने शासकीय पद छोड़ दिए इसके लिए कि हम सहयोग नहीं करेंगे। इसकी परवाह किए बिना कि हमारा घर कैसे चलेगा, हमें आमदनी कैसे होगी, कोई परवाह नहीं की। केवल एक ही उद्देश्य मन में था, देश की आज़ादी। अनेक छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए और स्वदेशी जो हमारे देसी स्कूल थे उन देसी स्कूलों में भर्ती होने लगे। अंग्रेजी कपड़े और शराब की दुकानों पर धरने दिए गए, अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दिया गया, अंग्रेजी चीज़ों की होली जलाई गई। ये सब क्यों हुआ? ये सब असहयोग आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए किया जा रहा था। देश भर में कई वकीलों ने कचहरी में वकालत छोड़ दी, उन्होंने वकालत करना बंद कर दिया। कई जगह परिषद के चुनाव में लोगों ने वोट ही नहीं डाले। ऐसी परिषदों के चुनाव हो रहे थे जहां पर लोगों को वोट करना था लेकिन लोगों ने वहां पर वोट ही नहीं डाले। तो ये सारी की सारी चीज़ें कब हो रही थी? असहयोग आंदोलन के दौरान हो रही थी। गांधी जी ने लोगों द्वारा चरखा चलाने व सूत काटने का अभियान जोड़ दिया। गांधी ने बोला कि अब हम लोग इनके विदेशी कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग खुद चरखा चलाएंगे और खुद सूत काटेंगे और कपड़ा बनाएंगे। तो हम लोग अगर देसी चीज़ों का उपयोग करना शुरू करेंगे तो अपने आप अंग्रेजों को हमारे देश से अगर व्यापारिक लाभ मिलना बंद हो गया ना तो फिर इनको मजबूरन देश को छोड़ना पड़ेगा। छोटे बड़े शहरों में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए, चरखा चला चला के हम स्वराज लेंगे ऐसे नारे लगाए गए, महात्मा गांधी की जय के नारे लगाए गए। इन सभी नारों के साथ लोगों ने शांतिपूर्वक जेल भरो आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने बोला कि ये जेल में डाल रहे हैं तो सभी लोग जेल में चले जाओ। कितने लोगों को जेल में डालेंगे? कितने, हमारे पास हजारों लाखों की भीड़ है, करोड़ों लोग हैं, कितनों को अंदर कर देंगे? इनकी जेल में इतनी जगह नहीं कि इतने भारतीयों को जेल में बंद कर दे, तो मजबूरन इनको छोड़ना भी पड़ेगा। 1921 में इंग्लैंड का राजकुमार भारत की यात्रा पर आया था और उन राजकुमार का बहिष्कार किया गया। तो उसका बहिष्कार किया गया और लोग उसके स्वागत में नहीं गए और मुंबई में उस पूरे दिन हड़ताल हुई और पूरे शहर में जुलूस निकाले गए, हड़ताल हुई। तो राजकुमार को भी लगा कि क्या माहौल चल रहा था कि सरकार तक, ब्रिटिश सरकार तक ये बात पहुँचे कि भारत में उनके खिलाफ एक विरोध की भावना चल रही है जो बड़ी शांतिपूर्वक है, लेकिन वो इस तरह से अपमानित कर रहे हैं, तो शायद हमें देश छोड़ देना चाहिए। तो राजकुमार का इस वजह से यहाँ पर पूरी तरह से बहिष्कार किया गया था। इसी बीच देखिए असहयोग आंदोलन अपनी बिल्कुल पीक पर था, लेकिन इसी बीच एक छोटा सा घटना हुई थी जिसे चोरी चोरा का कांड कहा गया 1922 में। 5 फरवरी 1922 की घटना है दोस्तों। 5 फरवरी 1922 के दिन किसानों का एक ग्रुप जो है वो थाने पहुंचा क्योंकि वहाँ के पुलिस थानेदार ने उनके किसी एक सहयोगी की बहुत बुरी तरह से पिटाई कर दी थी बिना किसी क्राइम के। तो जब आपके दोस्त को कोई पीटेगा तो जाहिर सी बात है कि आप उसके लिए लड़ने जाओगे। ये देखते हुए वो भीड़ जो है वहाँ पर गई और प्रदर्शन करने लगे और प्रदर्शन करते करते उन्होंने थाने में आग लगा दी। और इस आग लगाने की घटना से क्या हुआ कि बड़ी हिंसात्मक घटना थी, जबकि हमारा असहयोग आंदोलन तो बिल्कुल अहिंसा से चल रहा था। अब अहिंसात्मक आंदोलन में जहाँ गांधी जी अहिंसा की बात कर रहे थे वहीं ये लोग जब हिंसा कर देंगे तो गांधी जी को उसका बड़ा ही दुख हुआ था, उनको नाराज हो गए थे इस वजह से। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है ये चोरी चोरा नामक स्थान। उसके किसान थाने पर अपने विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे क्योंकि पुलिस ने उनके एक साथी को बहुत ज़्यादा तबीयत से पिटाई कर दी थी। किसानों ने थाने में आग लगा दी। इस घटना से गांधी जी को काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने 12 फरवरी यानी 5 फरवरी की तो बात है, लेकिन इतना दुख हुआ कि 12 फरवरी 1922 को उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया और असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। गांधी जी के इस निर्णय से सभी लोग सहमत नहीं थे। भले आपने निर्णय ले लिया लेकिन
गांधी जी ने जब चालू किया था तब सब लोग इसमें जुड़ गए थे, लेकिन जब उन्होंने ख़त्म कर दिया तो बहुत से लोग नाराज़ भी हुए कि गांधी जी को ख़त्म नहीं करना चाहिए था। ऐसी घटनाएं कोई भी कभी भी कर दे उसके लिए हम जिम्मेदार थोड़ी ना है। हमने शुरुआत किया था अहिंसा के लिए और हम लोग अहिंसा पे डटे हुए हैं। अब ऐसे में कोई व्यक्ति हिंसा कर दे तो वो उसकी जिम्मेदारी है। उनका मानना था कि हिंसा से स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती। इस प्रकार जब असहयोग आंदोलन ठंडा पड़ गया तो अंग्रेज सरकार ने अवसर उठाया और सीधा महात्मा गांधी को कैद कर लिया। 6 साल की सजा सुनाई गई थी महात्मा गांधी को। 10 मार्च 1922 को कैद कर लिए गए थे महात्मा गांधी और उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई थी। चूँकि महात्मा गांधी की तबीयत बहुत ज़्यादा सही नहीं रहती थी इसलिए उनको छोड़ना भी पड़ा था, तो महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जैसे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया, वैसे ही सशस्त्र क्रांतिकारियों ने वापस से सशस्त्र विद्रोह करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो क्रांतिकारी जो पहले ही सशस्त्र विद्रोह में जुड़े हुए थे, उन क्रांतिकारियों को लग रहा था कि असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ने से शायद स्वाधीनता मिल जाएगी, तो उन्होंने हिंसा को त्याग करके गांधी जी के अहिंसा के मार्ग पे चलने का जो है विचार किया था और उसके साथ ही वो आगे बढ़े थे। लेकिन चोरा चोरी की घटना के बाद महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो उससे नाराज होकर के उन लोगों ने वापस से क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष करना शुरू किया। तो अब हम लोग बात करते हैं सशस्त्र क्रांतिकारियों का योगदान। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को बुरी तरह कुचल दिया गया था। हुआ यह था कि क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे शुरुआत से ही। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तब हम अपनी मांग को मनवाने के लिए ही अंग्रेजों पर दबाव डाल रहे थे और क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी। इनको बुरी तरह से कुचला गया। अंग्रेजों ने इनको एक एक करके सभी लोगों को पकड़ लिया गया और आंदोलन खत्म कर दिया गया था। 1920 के प्रारंभ से ही क्रांतिकारियों को जेल से रिहा कर दिया गया। पहले तो उनको जेल में बंद किया गया, बाद में 1920 के प्रारंभ में जब गांधी जी और इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया था तो जो रॉलेट एक्ट के अंतर्गत जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उनको वापस छोड़ दिया गया था, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया था। इसके कुछ समय बाद ही कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया था, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, और क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति का रास्ता छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। किंतु असहयोग आंदोलन के एकाएक वापस लेने से क्रांतिकारियों की उम्मीद पर पानी फिर गया और इन क्रांतिकारियों ने पुनः क्रांतिकारी संगठन बनाने का प्रयास किया, प्रारंभ कर दिया, वापस से संगठन बनाना शुरू किए। अब जो क्रांतिकारी अब आगे आने वाले हैं उनमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, अशफाक उल्लाह खान, ये सारे लोग मिलजुल करके अब आगे बढ़ा रहे थे क्रांति को। इसमें और भी व्यक्ति जैसे कुछ नेता प्रमुख थे, जैसे सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, ये सभी नेता थे जिन लोगों ने क्रांतिकारी सशस्त्र आंदोलन शुरू किया था। अब होते ही काकोरी कांड या काकोरी घटना। हुआ ये था कि अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवकों का दल कानपुर के क्रांतिकारियों का एक युवकों का एक सम्मेलन हुआ था कानपुर में, और वहाँ पर और साथ ही उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। दोस्तों इसमें भगत सिंह साहब भी शामिल थे, वही इसमें मेन लीडर थे। तो इसमें देश से अंग्रेजों की सत्ता को जड़ से फेंकने, जड़ से उखाड़ने और भारत को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया गया था। इन लोगों ने इस आंदोलन के द्वारा, यानी जो संगठन बनाया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और जो सम्मेलन हुआ था 1924 में, उसमें इन्होंने निर्णय लिया, ये शपथ ली कि हम लोग अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे और साथ ही साथ हम लोग भारत को स्वतंत्र कराएंगे, अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद करा देंगे। इन क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट एक जगह है काकोरी में एक रेल को रोक करके सरकारी खजाने को लूट लिया था। बहुत बड़ी लूट थी और अंग्रेजी शासन के चलते आप शासकों को लूट ले, तो ये बड़ी लूट कही गई थी, इसलिए इसे काकोरी की घटना या काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। बाद में ये पकड़े भी गए, गिरफ्तार भी किए गए, बहुत सारे लोगों को सजा दी गई। इस लूट कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां को तो तुरंत फांसी की सजा सुनाई गई। किन किन लोगों को एक बार फिर से मैं नाम बोल देता हूँ। रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा सुनाई गई और अन्य व्यक्तियों को आजीवन अंडमान में भेज दिया गया, जबकि 17 लोग ऐसे थे। बहुत बड़ा एक घटना हुई थी जिसमें इन लोगों ने चोरी की थी,
तो चोरी क्या की थी, लूट की थी। 17 लोगों को लंबी सजा सुनाई गई, लेकिन एक व्यक्ति जो थे वो वहाँ से फरार हो गए थे, वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। हमने सुना है, कहानियाँ सुनी है चंद्रशेखर आज़ाद की कि आखिरी तक, अंत समय तक चंद्रशेखर आज़ाद कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से चले गए थे, निकल गए थे वो बच करके। फिर एक और नया कांड आता है जिसको हम बोलते हैं लाहौर कांड। ये लाहौर की घटना के नाम से भी जानते हैं, लाहौर षड्यंत्र भी बोल सकते हैं इसको। अब ये क्यों नाम दिया गया, देखो भगत सिंह की फांसी से जुड़ा हुआ है। हुआ ये था कि इसका अगर लाहौर कांड को हम लोग पूरा अगर इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करें तो मैं आपको यहाँ से जोड़ के बताना चाहूँगा कि साइमन कमीशन जब भारत आया था तो 1928 में इनके विरोध में नारे लगाए गए, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। और इस साइमन गो बैक यानी साइमन कमीशन के विरोध में सबसे पहले जो खड़े हुए व्यक्ति थे उनका नाम था लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात ये व्यक्ति थे और इनके सिर पर वार किया गया था सैंडर्स के द्वारा। एक अंग्रेज अधिकारी था, उच्च अधिकारी सैंडर्स, इन्होंने लगातार जब ये विरोध कर रहे थे तब इनके सर पे जो है लाठियाँ बरसाई थी और ज़्यादा चोट आने की वजह से इनकी मृत्यु भी हो गई थी। और इसी वजह से क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह साहब ने, इन्होंने इनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि यही इसकी मौत के जिम्मेदार है। तो बाद में सैंडर्स को खुलेआम गोली मार करके भगत सिंह और उनके साथियों ने मार दिया था, जिसकी वजह से भगत सिंह को लगातार ढूंढ रही थी पुलिस, क्योंकि वो उनकी हत्या के जुर्म में एक अपराधी थे। साथ ही भगत सिंह साहब ने अपने मित्र के साथ, बट्टुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के इन्होंने दिल्ली की केंद्रीय विधान परिषद जो सभा थी वहाँ पर इन्होंने बम फेंक दिया था। हालांकि बम फटा नहीं था, लेकिन इंकलाब के नारे लगाए गए और कहा गया कि बहरों को सुनाने के लिए था ये। और उस तरह गिरफ्तारी भी की गई, दोनों गिरफ्तार भी हो गए और भगत सिंह के ऊपर लाहौर में मुकदमा चलाया गया सैंडर्स की हत्या का, जिसमें भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। और इस पूरे वाक़ये को जो लाहौर में मुकदमा दायर किया गया था उसी को कहा गया लाहौर कांड, उसी को कहा जाता है। आइए समझते हैं शब्दों में। भगत सिंह राजगुरु ने दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठी से चोट पहुंचाने वाले, पुलिस का नेतृत्व करने वाले अंग्रेज उच्च अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी, जो कि मैंने अभी आपको बताया। सरकारी नीतियों के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बट्टुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिया। बम फटा नहीं था, केवल बहरों को सुनाने के लिए था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उनने खुद ही सरेंडर कर दिया था। एक्चुअल में पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और भगत सिंह एवं उनके साथियों पर सैंडर्स हत्याकांड से संबंधित मुकदमा लाहौर में चलाया गया। चूंकि केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका था उसमें किसी को हाथाहाथ नहीं हुआ था कोई, तो केस बड़ा बनता नहीं था। लेकिन इससे पहले इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी, अंग्रेज के बड़े अधिकारी की हत्या की, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर चार्जशीट फाइल की गई। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई तीनों को। और लाहौर में इनको 23 मार्च 1931 को फांसी भी दे दी गई। दोस्तों 23 मार्च को भगत सिंह साहब को फांसी सुनाई गई थी। इसी वजह से हर साल 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। यह मुकदमा लाहौर कांड के रूप में प्रसिद्ध हुआ, तो ये मुकदमे को हम लोग कहते हैं। तो समझ में आ गई पूरी बात, सशस्त्र विद्रोह में ये लाहौर का जो घटना थी ये किस तरह से कोरिलेट करती है। अब हुआ ये था कि भगत सिंह साहब राम प्रसाद बिस्मिल चले गए, भगत सिंह साहब राजगुरु चले गए, तो सब लोग लगातार जो है सशस्त्र विद्रोह के बड़े बड़े नेता जो है इनको फांसी दे दी गई और जाते रहे। लेकिन एक नेता बचे हुए थे जो थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद यानी प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में इनकी मुठभेड़ हुई। किससे? चंद्रशेखर आज़ाद की मुठभेड़ अंग्रेजों के साथ होती है और अकेले अंग्रेजों से लड़ रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति कब तक एक बड़ी सेना से लड़ेगा, जब तक गोलियां है तब तक लड़ता रहेगा। अंत में ये हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद साहब के पास में गोलियां ख़त्म हो गई थी, एक मात्र गोली बची थी। उनने तब निर्णय लिया कि वैसे भी ये लोग फांसी देने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था और उससे अच्छा है कि इन लोगों के मैं हाथ लगूं, उससे अच्छा है कि मैं अपने आप को समाप्त कर दूं। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को समाप्त करने के लिए गोली खुद को मार ली और अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि उनका शरीर जब मूर्छित पड़ा था, मूर्छित क्या, जब मृत अवस्था में पड़े हुए थे, तब भी कोई भी अंग्रेज का कोई सैनिक या अधिकारी उनके पास तक नहीं जा रहा था। डर रहे थे वो कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उठ करके मारने लग जाए, क्योंकि इतना डर फैला हुआ था, इतना खौफ पैदा कर दिया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो ये शहीद जो अल्फ्रेड पार्क है, इसी को बाद में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है।
इसी अल्फ्रेड पार्क में महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था 1858 का, वो भी यहीं घोषित किया गया था। तो काफ़ी इतिहास रखता है ये अल्फ्रेड पार्क जो है, जहाँ पर आज भी आप जाकर देख सकते हैं। आपको शहीद चंद्रशेखर आज़ाद साहब की कहानियों से बुना हुआ है ये। तो जब भी आप उत्तर प्रदेश में जाएं, प्रयागराज में जाएं, तो वहाँ पर अल्फ्रेड पार्क यानी जैसे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहते हैं, उसका दौरा जरूर करें। आपको इनके बारे में कुछ खास चीज़ें वहाँ पर जानने को मिलेगी। अब आइए बात करते हैं गांधी जी के दूसरे आंदोलन की, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 से शुरू हुआ था और 1932 में ख़त्म हो गया था। लेकिन बाद में दोबारा गांधी जी ने शुरू किया 1932 में, और फिर 1934 तक चला था। तो 1930 से 1934 तक टोटल ये 2 फेज में चला था। अब ये कहाँ से आया, क्यों आया? चूंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि साइमन कमीशन भारत में आया था। साइमन कमीशन आखिर था क्या, क्यों भारत में आया था? तो साइमन कमीशन इसलिए भारत में आया था क्योंकि 1919 में जो अंग्रेजों ने अधिनियम लेकर के आए थे, उस अधिनियम का समीक्षा करने के लिए 7 लोगों की टीम ब्रिटिश से इंडिया आई, ब्रिटेन से। इन 7 लोगों में एक भी इंडियन नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिश थे। इस बात से नाराज होकर के भारतीयों ने उसका विरोध करना शुरू किया। 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए, समीक्षा का मतलब होता है जांच करने के लिए कि क्या सही था या क्या गलत था, साइमन कमीशन भारत आया था। लेकिन इसका विद्रोह करते हुए जहां जहां साइमन साहब गए, वहां वहां इस टीम को हमेशा विद्रोह का सामना करना पड़ा और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। तो सन 1928 में अंग्रेज सरकार ने भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए साइमन नामक व्यक्ति के नेतृत्व में एक समिति बनाई, जिसका नाम था साइमन कमीशन। इस समिति में एक भी भारतीय नहीं था, बस यही इसकी कमी थी। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि अंग्रेज सरकार यह मानने को तैयार नहीं थी कि भारत के लोगों को अपने देश का शासन चलाने का अधिकार होना चाहिए। अगर अंग्रेज सरकार को यह लगता कि भारतीय लोग ही भारत का शासन चला सकते थे, तो साइमन कमीशन में भारतीयों को इन्वॉल्व किया जाता। अब साइमन कमीशन ने भारतीयों को इन्वॉल्व नहीं किया, तो हम लोग लगातार विरोध कर रहे थे कि अब हम लोग सहन नहीं करेंगे, बहुत हो गया आपका अत्याचार, अब हम इसका विरोध करेंगे। तो साइमन कमीशन का विरोध किया गया। इसलिए भारत में साइमन जहां जहां पर गया, वहां वहां उसके विरोध में जुलूस हड़ताल हुई और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए, जिसमें से लाला लाजपत राय की वो घटना भी अहम थी, जिसमें लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है और जिसके लिए भगत सिंह जो है उसको सैंडर्स को मौत के घाट उठाते थे। लाहौर अधिवेशन हुआ और पूर्ण स्वराज की मांग हुई। ये जब साइमन कमीशन आया था, उसका विरोध हुआ, सब कुछ घटनाएं हुई, तो कांग्रेस के अधिवेशन में तय किया गया कि अब हमें अंग्रेजों के साथ नहीं, हमें अंग्रेजों से अलग होकर के स्वतंत्र देश और पूर्ण स्वराज की मांग चाहिए। तो 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरी सभा को यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। इस अधिवेशन में के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को रात्रि 12 बजे तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव भी उस दिन पारित कर दिया था। तो रावी नदी के तट पर 1929 में 31 दिसंबर को ये तिरंगा फहराया गया था कांग्रेस के द्वारा और पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज का मतलब होता है फुल इंडिपेंडेंस। और ये भी बोला गया था कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारत में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो पहली बार भारत में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, और यहाँ से हर साल मनाने की कसम खाई गई थी। इसी वजह से तो हमने 26 जनवरी के दिन ही संविधान को लागू किया, क्योंकि हमारा आज़ादी इस दिन आने वाला था। पूर्ण स्वराज मतलब फुल इंडिपेंडेंस, किसी तरह का अंग्रेज का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी दोस्तों, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 26 जनवरी 1950 को ही भारत को वास्तविक आज़ादी मिली, क्योंकि तब तक भारत में 1935 का अधिनियम लागू था। जब भारत पूरी तरह से आज़ाद हो गया, अपने निर्णय खुद लेने लगा, संविधान हमारा हो गया था, तभी हम बोलते हैं कि वास्तविक आज़ादी मिली थी। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। चूंकि अंग्रेज लगातार कानून पे कानून बना रहे थे और अंग्रेजों का एक कानून बड़ा खतरनाक था, और एक था कि वे नमक पर भी भयंकर टैक्स लेते थे। नमक जो कि आपके भोजन का विशेष तत्व होता था। अब इतना प्रताड़ित करना भी गलत है कि आप हमें भोजन ग्रहण करने से ही मना कर दे कि हमारे जो भोजन बिना नमक के कैसे किया जा सकता था। तो नमक पर ये टैक्स लगा रहे थे बहुत ज़्यादा अंग्रेज। तो इसलिए हमने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया कि एक दांडी यात्रा करने का फैसला लिया और उन्होंने नमक कानून को तोड़ने की विचार किया। 1930 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार गांधी जी के नेतृत्व में मिल गया था।
और उन्होंने स्वराज की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू भी कर दिया। गांधी जी ने इस बात के लिए अलाउ कर दिया था कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करें। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है विनम्रता के साथ अधिक किसी की बात मानने से मना करना। यदि कोई आपको ऑर्डर दे रहा है तो जरूरी नहीं कि आप माने, आप उसको मानने से इनकार कर दे और कहे कि श्रीमान आपके द्वारा दिया गया ऑर्डर को मैं बिल्कुल नकारता हूँ सिरे से और आपकी बात मैं नहीं मानूंगा। और ये बात गुस्से से नहीं, लड़ाई से नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कहना है। जब आप अंग्रेजों के द्वारा लाए गए कानूनों का विरोध शांतिपूर्ण तरीके से करोगे, वही सविनय अवज्ञा आंदोलन है। और इस आंदोलन की शुरुआत स्वयं गांधी जी ने की। गांधी जी ने 1930 में नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। 12 मार्च की डेट थी जिस दिन 1930 में गांधी जी साबरमती आश्रम से चलना शुरू किए थे। साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ मिलकर के दांडी की ओर यात्रा की। दांडी क्या है? ये एक तट है गुजरात का जहां पर नमक बनाने का प्रोसेस होगा। तो वो वहां पर पैदल पैदल गए और 6 अप्रैल अगले महीने पहुंच गए थे। 6 अप्रैल 1930 को दांडी के तट पर पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ दिया। नमक बनाया नहीं था, खाली बिखरा हुए नमक को उठाया था। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, गांधी जी केवल वहां पहुंचे और नमक को उठा करके नमक कानून को तोड़ दिया था। बोले हम अंग्रेजों के नमक कानून नहीं मानते हैं। और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही शीघ्र ही हजारों लोग, महिला पुरुष जुड़ते चले गए और विदेशी माल का फिर से बहिष्कार किया गया। अब स्वयंसेवक पुरुषों, महिलाओं ने लगातार नमक के देश में जगह जगह पर नमक कानून तोड़े गए। तो इस तरह जब लगातार नमक के कानून तोड़े जा रहे थे तो अंग्रेज जो है वो परेशान हो गए थे। इसी बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन की ही बात करें तो इसी बीच एक और आंदोलन चल रहा था उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में, जो कि आज की तारीख में पाकिस्तान में आता है। पेशावर वाला इलाका है। पेशावर वाले इलाके में जब कुछ कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके विरोध में एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑलरेडी पहले से यहाँ पर एक व्यक्ति चर्चित थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये उत्तर पश्चिमी सीमांत एरिया में थे और गांधी जी के ही विचारों से बिल्कुल सहमत थे और गांधी जी के जो तरीके हैं उन्हीं को ये वहाँ पर फॉलो करते थे। बहुत अच्छे फॉलोवर थे। इनको सीमांत गांधी कहा गया। इन्होंने एक दल तैयार किया, खुदाई खिदमतगार। ये स्वयं सेवकों का एक दल था। खुदा की मतलब खुदा का एक आदेश है कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हम स्वयं सेवकों का गठन करेंगे, ऐसा कुछ। तो ये फारसी भाषा का शब्द है, खुदाई खिदमतगार, खुदा की खिदमत में। तो खुदाई खिदमतगार का दल था जो लाल रंग के कुर्ते पहन करके घूमते थे और विरोध करते थे। तो इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया? लाल कुर्ती आंदोलन। खान अब्दुल गफ्फार खान इसके प्रमुख नेता थे। पेशावर में कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर जनता ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। इस इलाके में सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान वर्षों से सक्रिय थे। उनके द्वारा खुदाई खिदमतगार, ये ध्यान रखना, खुदाई खिदमतगारों का एक दल तैयार किया गया और ये दल के सभी लोग जो थे लाल कुर्ती के नाम से फेमस हुए, क्योंकि वो लाल रंग की कुर्ती पहनते थे। कुर्ती मतलब वही कुर्ता पहनते थे, इसलिए इसे रेड शर्ट मूवमेंट भी कहा गया। अब ऐसा नहीं था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का था तो केवल हिंदू ही लोग इसमें जुड़े हुए थे, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोग जुड़े हुए थे। तो पहले आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलजुल कर रहते थे। और गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में देवबंद नाम की जो एक मुस्लिम संस्था है, उसकी शाखा, राजनीतिक शाखा थी जमात उल उलमाए हिंद। जमात उल उलमाए हिंद ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन को इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ लगातार, तो अंग्रेज से परेशान हो गए थे। लगातार अंग्रेज सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं चलो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई, उससे खफा थे, इस वजह से सब कुछ हो रहा था। उनको लग रहा था कि सब जो जड़ है वो क्या 1919 का अधिनियम से चली थी। तो उन्होंने ये सोचा कि कांग्रेसियों को शांत करने के लिए इनको इंग्लैंड बुलाया जाए और इंग्लैंड में एक कॉन्फ्रेंस की जाए, एक इनके मीटिंग की जाए, और उस मीटिंग का नाम था गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों नाम से जाहिर है, गोलमेज मतलब ये ऐसी मेज बनाएगी, गोलमेज। गोलमेज सम्मेलन में सभी क्रांतिकारियों को, सभी कांग्रेसियों को बिठा करके ब्रिटिश सरकार के लोग इनसे चर्चा करते। आज भी बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं दुनिया में, बड़ी बड़ी जो चर्चाएं होती ऐसे ही होती हैं। 1930 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में भारतीय नेताओं का एक पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। तो ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेसियों को वहाँ बुला करके गोलमेज जो है सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था।
क्योंकि हम साइमन कमीशन की रिपोर्ट से बिल्कुल खफा थे, उसको मान नहीं रहे थे, नकार रहे थे, हम तो साइमन कमीशन को आने ही नहीं दे रहे थे। उसकी रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट पर विचार करने के लिए बुलाया गया, लेकिन हमने बहिष्कार कर दिया कि हम जाएंगे ही नहीं। कांग्रेस ने पूरी तरह से प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया। क्यों? क्योंकि हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर बढ़ रहे थे, हमारा काम कुछ और चल रहा था। लेकिन फिर भी भारत की तरफ से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसमें गए थे। और बाद में गोलमेज सम्मेलन में हम लोग क्यों नहीं गए? हमें मनाने के लिए और सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने के लिए, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा था। लोग लगातार अवज्ञा कर रहे थे, अंग्रेजी कानून को मानने से इनकार कर रहे थे, नमक कानून तोड़ रहे थे। तो वायसराय के ऊपर तो प्रेशर आएगा ना। और साथ ही गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने नहीं गए तो अंग्रेजों से बात कैसे होगी? तो इसी वजह से कांग्रेस और सरकार के बीच में एक मीटिंग होती है। सरकार की तरफ से वायसराय साहब जो लॉर्ड इरविन थे वो आए, और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने मोर्चा संभाला। तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। ये समझौता जुड़ा हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही और गोलमेज सम्मेलन से। 5 मार्च 1931 को सरकार और कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी ने सितंबर 1931 को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, क्योंकि इस गांधी इरविन पैक्ट में, समझौते में यही तय हुआ था कि ठीक है, हम लोग असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बंद कर देंगे और आपके कहने पर हम लोग वहाँ भी जाएंगे, क्योंकि हमारी बहुत सारी मांगें इसमें मान ली गई थी। बहुत सारे लोगों को रिलीज़ कर दिया गया था, बहुत सारे क्रांतिकारियों को छोड़ दिया गया था, लेकिन उन क्रांतिकारियों में वो नाम नहीं थे। भगत सिंह राजगुरु के नाम नहीं थे। भगत सिंह राजगुरु जिनको फांसी दी गई थी, और ये फांसी दी गई थी सैंडर्स की मृत्यु को मारने के लिए। महात्मा गांधी साहब को इसलिए आज भी आलोचना का सामना करना पड़ता है। आज भी लोग उनकी आलोचना करते हैं, भले महात्मा गांधी न रहे हो, लेकिन लोग उनके विषय आज भी बात करते हैं कि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह साहब की फांसी को रुकवा सकते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने भरपूर प्रयास तो किया था, लेकिन अगर सरकार मानने को ही तैयार नहीं तो कैसे काम चलेगा? तो ये इरविन साहब ने मानने से मना कर दिया और उनकी फांसी बिल्कुल तय कर दी गई थी। सम्मेलन से वापस लौटने पर गांधी जी ने पुनः 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि उस गोलमेज सम्मेलन में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। गांधी जी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि भारत में जाति के आधार पर बंटवारा हो, धर्म के आधार पर पहले ही ये लोग बांट रहे थे लगातार। मुस्लिम लीग को कांग्रेस से दूर कर रहे थे, साथ ही साथ लगातार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था ला दी थी। तो गांधी जी ने वापस आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पृथक निर्वाचन। इसका मतलब सीधा सा होता है कि जिन एरियो में अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या ज़्यादा होगी, वहाँ पर वोट देने का अधिकार केवल अनुसूचित जाति और जनजाति को होगा, बाकी को वोट देने का अधिकार भी नहीं दिया गया। ये गांधी जी को बहुत गलत लगा, तो इसलिए गांधी जी को आघात पहुंचा और उन्होंने अनशन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ किया, लेकिन हुआ ये कि बी.आर. अम्बेडकर साहब ने फिर आगे बढ़े वो, और गांधी जी के साथ समझौते करने को तैयार हुए। तो गांधी जी जब लगातार जब अनशन कर रहे थे, तो बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पूना में एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। अम्बेडकर साहब ने गांधी जी की बात मान ली और गांधी जी ने भी अम्बेडकर साहब की बातों को बिल्कुल गौर से सुना। और गांधी जी का ये मानना था कि ये पृथक निर्वाचन तो नहीं, लेकिन आप आरक्षण दे सकते हैं। उन्होंने बोला कि आप दलितों के लिए आरक्षण दीजिए, पर पृथक निर्वाचन नहीं होगा। अब पृथक निर्वाचन में और आरक्षण में अंतर क्या है? पृथक निर्वाचन का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई एक एरिया है, मान लो लखनऊ एरिया है, लखनऊ में मान लो 30 विधानसभा, मान लो कितनी भी सीटें हैं, मान लो 5 सीटें हैं। अब 5 में से एक सीट, 2 सीट ऐसी हैं, मान लो ये सीटें यहाँ पर, जिनमें ज़्यादातर अनुसूचित जाति और जनजाति ही लोग रहते हैं केवल। तो यहाँ पर केवल वोट कौन डालेंगे? SC और ST ही वोट डालेंगे। तो इसको बोलते हैं पृथक निर्वाचन व्यवस्था। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि इन 2 सीटों से केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग खड़े होंगे, वोट सब डालेंगे, तो इसको बोलते हैं आरक्षण की व्यवस्था। तो गांधी जी बोलते ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। तो उनने बोला कि विधान मंडलों में दलितों के लिए आरक्षण सुरक्षित कर दीजिए। तो इस बात पर अंबेडकर साहब और गांधी जी दोनों राजी हो गए। इसके अनुसार दलितों के लिए विधान मंडलों में स्थान सुरक्षित कर दिए गए, और ये पूना पैक्ट का समझौता जो है ये सफल माना जाता है। पृथक निर्वाचन के निर्णय को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे। 1934 में गांधी जी ने अपना आंदोलन बंद कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया था, क्योंकि लगभग उनने जो मांग रखी थी वो पूरी हो रही थी और जल्द ही 1935 का अधिनियम आने वाला था, इसलिए गांधी जी ने उसको रद्द कर दिया।
अब इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करो या पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की बात करो तो इसमें कुछ महिलाओं का योगदान रहा, चाहे मैं असहयोग आंदोलन की बात करूं या सविनय अवज्ञा की। कुछ महिलाओं ने यहाँ पर भर चढ़ के जो है भाग लिया। कौन कौन महिलाएं थी, आइए उनकी चर्चा करते हैं। महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जैसे अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली ने नमक कानून को तोड़ने के लिए एक आंदोलन चलाया, जो उसमें गांधी जी के साथ थे वो भी, और इस आंदोलन में भर चढ़ के भाग लिया और साथ ही जेल भी गई। इस आंदोलन के चलते उनको जेल में भी भेजा गया था। एक और व्यक्तित्व है दुर्गा भाभी। इन्होंने भगत सिंह को लाहौर जेल से छुड़ाने के लिए खूब प्रयास किए, अंततः वह फेल हो गई, लेकिन प्रयास तो किए, रैलियां निकाली, हड़तालें की। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने सन 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। तो ये कुछ महिला है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और भी है, भिकाजी कामा भी है। भिकाजी कामा एक महिला थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। उनका कहना था कि आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, ये बात कहते हुए उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया और उन्होंने अंग्रेजों की परवाह न करते हुए भारत का पहला तिरंगा झंडा फहराया था। भारत का पहला तिरंगा झंडा फहराने वाली जो महिला थी वो थी भिकाजी कामा। तो भिकाजी कामा के बारे में भी जरूर आप पढ़िएगा। इस तरह से ये पूरा आज का हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसे पढ़ने के लिए आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर। आप विजिट कर सकते हैं हमारे ऐप पर, मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स आपकी समस्या का समाधान करने के लिए लाया है बुक्स और ई बुक्स का कॉन्सेप्ट, जहाँ पर आप मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा बनाई गई विशेष क्वालिटी कंटेंट की किताबों को, आपके कोर्स से संबंधित ही हैं, जो आपको काम आएगी, ये आप मंगवा सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म भरिए और सीधा किताबों को मंगवा लीजिए। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपको 100% फ्री देने का वादा करता है और सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ कोर्स हम लोग लेकर के आए हैं, जैसे CBSE हिंदी और इंग्लिश मीडियम, जहाँ CBSE इंग्लिश मीडियम में क्लास के किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री हैं। वहीं हिंदी मीडियम में क्लास 7 से क्लास 12 तक सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा हम लोग NTSC, ओलंपियाड, CUET, IIT, JEE, नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी करवाते हैं। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक एंड इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जेब और केब जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म के द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छा लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।